मैनपुरी के रण में डिंपल यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। मैनपुरी विशिष्ट चुनाव क्षेत्र है। मुलायम सिंह जी की कर्मभूमि है। उनका घर भी पड़ोस में है, वहीं से सैफई भी। अंतिम समय में वो वहां से लोकसभा के सदस्य भी थे। उनके निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें उनकी पुत्रवधू अखिलेश जी की धर्मपत्नी डिंपल यादव वहां से लड़ी और कहा गया कि डिंपल यादव को जो वोट मिले वो उतने ज्यादा थे कि उतने वोट कभी सपा को नहीं मिले। इवन मुलायम सिंह जी जब चुनाव लड़े तब भी नहीं मिले। तो कहा गया कि मैनपुरी ने अपने इस बड़े कद के नेता को श्रद्धांजलि में वोट डिंपल यादव को दिया। इसलिए वो चुनाव मैनपुरी का माना गया कि मुलायम सिंह जी के निधन के बाद उपजी संवेदना की लहर का चुनाव था। अब फुल फ्लेजेड चुनाव है 24 का मैनपुरी में भी। ठाकुर जयवीर सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं पर्यटन के, पुराने नेता हैं। अब जो फिरोजाबाद है वो एक दौर में मैनपुरी का ही हिस्सा था, तो उसी इलाके में जन्मे। पहले भी 2 बार मंत्री रह चुके। कांग्रेस से राजनीति शुरू की जयवीर सिंह ने, मायावती की सरकार में भी मंत्री रहे और अब फिर मंत्री हैं। तो पुराने नेता हैं, खांटी नेता हैं और सबसे बड़ी बात मैनपुरी सदर की सीट से विधायक हैं। मैनपुरी सदर की सीट भी समाजवादी पार्टी का किला कही जाती थी, किला गढ़। उसको तोड़कर जयवीर आए तो फिर मंत्री बनाए गए। अब उन जयवीर सिंह को उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। इससे एक बात तो साफ हो गई कि कड़ा मुकाबला देने की इच्छा रखती है भाजपा मैनपुरी में भी। डिंपल यादव के लिए सहज चुनाव, सरल चुनाव रहे, ऐसा अब नहीं दिखता। जय पराजय अलग की चीज है, लेकिन चुनाव संघर्षपूर्ण होगा, ये तय हो गया। डिंपल यादव जी ने आज बहुत शालीन टिप्पणी की। जब पता लगा कि जयवीर सिंह की उम्मीदवारी तय हो गई तो उन्होंने कहा ठीक है जयवीर जी आए, अच्छी बात है, किसी न किसी को तो आना ही था, लेकिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जयवीर सिंह कह रहे हैं कि हम तो सपा के गढ़ को भेदने के लिए, ध्वस्त करने के लिए ही भेजे गए हैं। क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि समाजवादी पार्टी डिंपल यादव के पीछे अपनी पूरी संपूर्ण प्रतिष्ठा झोंकेगी चुनाव में, ये भी तय है। अभी ये तय नहीं कि अखिलेश यादव जी खुद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते तो यकीन मानिए समाजवादी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र फिर मैनपुरी ही होगा, जहां से डिंपल यादव खुद लड़ रही है। अगर अखिलेश जी लड़े तो फिर अखिलेश जी वाला चुनाव क्षेत्र नंबर 1 का हो जाएगा, नंबर 2 का तब भी डिंपल यादव का रहेगा। तो सपा के नंबर 1 के चुनाव क्षेत्र में उतारा गया है जयवीर सिंह को। अब वो क्या परिणाम देते हैं ये 4 जून को पता लगेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने कुछ सिटिंग एमपीज की टिकट काट दी। रीता बहुगुणा जोशी, हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी, उनसे भी कहा कि अब आप विश्राम करिए। और प्रयागराज से भाजपा ने अपने पुराने नेता केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे को टिकट दे दी। पेशे से वकील हैं वो भी, नीरज भी। और ऐसे ही बलिया में टिकट काट दी भाजपा ने अपने सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की, और वहां से टिकट दे दी चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर को। गाजीपुर भी एक बड़ा चुनाव क्षेत्र है, और वो इसलिए और इस बार महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्तार की मौत के बाद वो गाजीपुर
क्षेत्र फिर से चर्चा में है, फिर से सुर्खियों में है, अलग अलग कारणों से। वहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, और भाजपा ने आज वहां पारसनाथ राय को उतार दिया मैदान में। पुराने नेता हैं, मनोज सिन्हा के चुनाव की व्यूह रचना और प्रबंधन भी मोटी तौर पर यही संभालते थे, और पारस जी का बेटा आशुतोष भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा है उत्तर प्रदेश का। तो ये भाजपा ने गाजीपुर में भी वॉकओवर जैसी स्थिति हो जाए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए, ऐसी स्थिति नहीं छोड़ी। वहां भी लड़ाई होगी और ठीक लड़ाई होगी। और एक संयोग आज ये रहा कि जिस वक्त अखिलेश यादव जी पार्टी का घोषणा पत्र आज जारी कर रहे थे, उसी समय भाजपा समाजवादी पार्टी के इन प्रमुख चुनाव क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही थी। अब उत्तर प्रदेश में 80 में सिर्फ 5 सीटें ऐसी बची हैं जहां भाजपा को उम्मीदवार देना है, जिसमें एक कैसरगंज है, ब्रजभूषण का इलाका का चुनाव क्षेत्र, और रायबरेली भी उसी में शामिल है, भदोही भी उसी में शामिल है। कुल 5 सीटों पर पत्ता खुलना बाकी है, और सपा की तरफ से ये तय होना बाकी है कि अखिलेश जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हमारे साथियों ने इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाजपा ने आज जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उनके नामों के ऐलान के बाद अब उन इलाकों में चुनावी परिदृश्य कैसे और कितना बदल रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में बीजेपी ने अपना एक और दांव चल दिया। 7 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान में बीजेपी ने मैनपुरी में सपा के लिए मुश्किलों का चक्रव्यूह सजाया है। यहां डिंपल यादव के सामने योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को इसी चुनावी जंग में उतारा है। अपने हाईकमान को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता कि जिन्होंने मैनपुरी जैसे समाजवादी पार्टी के घर को तोड़ने का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया है। निश्चित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और पार्टी को आश्वस्त करता हूं कि वहां पूरी ताकत के साथ जनता के सहयोग से हम लोग इस बार प्रयास करेंगे। कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, ऐसा पूरा भरोसा है। समाजवादी पार्टी का अगर हमारा असेंबली भी था जहाँ से हम MLA हैं, वहाँ भी हमसे पहले लगातार नए परिसीमन के बाद हमेशा समाजवादी पार्टी ही MLA जीतती रही, लेकिन वो गढ़ भी ध्वस्त करने का काम जयवीर सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम हुआ था। इस बार में पूरा भरोसा है कि मैनपुरी पर जो जिसको अवैध किला सपा कहती है, उस अवैध किले को ढहाने का काम भी ईश्वर की कृपा है कि जयवीर सिंह के हाथ से होने जा रहा है। अपनी इस लिस्ट में बीजेपी ने यूपी की जिन 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उनमें मैनपुरी, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, बलिया, मछली शहर और गाजीपुर शामिल हैं। इनमें से वीरेंद्र सिंह मस्त और इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा है। अब इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, बलिया से नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मछली शहर से BP सरोज और गाजीपुर से पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे में भी हलचल दिखाई दी है। पहले चरण से पहले सन्नाटे में दिख रहे विपक्ष में सपा के घोषणा पत्र का ऐलान हुआ है। हमारे अधिकार नाम से इस घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने PDA के आगोश में कई अधिकारों की आवाज बुलंद की है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इससे पहले गारंटियों का ऐलान कर चुकी है। वहीं 20 पन्ने के घोषणा पत्र में सपा ने 2025 तक जातिगत जनगणना, पेपर लीक से मुक्ति, मनरेगा मजदूरी बढ़ाने के वादे के अलावा किसानों को भी सभी फसल पर MSP सरीखे कई वादों का जिक्र किया है। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार,
मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना, जो जरूरी है। बहरहाल बीजेपी की इस लिस्ट में कुछ को खुशी तो कुछ को मायूसी मिली है। हालांकि कैसरगंज में कौन, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इधर सपा ने भी अपने घोषणा पत्र के जरिए इरादे जता दिए हैं। लेकिन इस सब के बीच सवाल यही है कि मैनपुरी में जयवीर वर्सेस डिंपल, क्या दिलचस्प होगा दंगल। मैनपुरी के लिए कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा, जिसका बदायूं से टिकट काटा भाजपा ने, बोले संघमित्रा को मैनपुरी से भाजपा लड़ा सकती है चुनाव। फिर बात आई कि अपर्णा बिष्ट को लड़ा सकती है भाजपा चुनाव, मुलायम सिंह जी की दूसरी छोटी बहू। और तमाम नामों के अटकलों के बाद आज नवरात्र के दूसरे दिन भाजपा ने ऐलान किया कि ठाकुर जयवीर सिंह लड़ेंगे मैनपुरी का रण। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, ऋचा सिंह जी का स्वागत है। मनीष सिंह जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मनीष सिंह जी का बहुत स्वागत है। प्रेम नारायण सिंह हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रेम नारायण जी का बहुत स्वागत है। राघवेंद्र द्विवेदी हैं प्रवक्ता SBSP के, राघवेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। मनीष सिंह जी, आपसे बात शुरू करेंगे। आज दो घटनाएं, एक तो आपकी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें बहुत सारे अधिकारों की चर्चा है, जातिगत जनगणना की बात है। आवाज आ रही है भैया? नहीं आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही सर, फोन डिस्कनेक्ट हो गया सर। अच्छा ठीक, भैया देखिए इन कैसे जुड़ेंगे, तब तक मैं, हेलो, आज आ रही है आवाज? मनीष, आ रही है आवाज? नहीं सर, मुझे आवाज नहीं मिल रही, फोन डिस्कनेक्ट हो गया सर। अच्छा ठीक ठीक। ऋचा सिंह, आपके पास आता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने आज 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, 5 अब बस बचे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्रजभूषण लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये मसला। मैनपुरी में जयवीर सिंह को उतारा गया है। तमाम नाम अटकलों में घूमते रहे कि ये लड़ेंगे कि वो लड़ेंगे, और अंत में फिर फैसला हुआ कि नहीं, मैनपुरी सदर का विधायक ही लड़ेगा चुनाव। ये योगी सरकार के दूसरे मंत्री हैं जो लोकसभा लड़ रहे हैं, एक जतिन लड़ रहे पीलीभीत से और दूसरे जयवीर सिंह का चयन, चूंकि समाज, ये तो भाजपा को भी पता होगा कि मैनपुरी अभी तक समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव क्षेत्र नंबर 1 है, सबसे प्रतिष्ठापूर्ण। वहां जयवीर सिंह को उतारने के पीछे की रणनीति नमस्कार जी। आज जो 7 टिकट घोषित किए गए हैं उसमें मुख्य रूप से जो मैनपुरी का टिकट है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर पूरी समर्पण से, पूरी जिम्मेदारी से सरकार बनाने के लिए और एक एक सीट को जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। और हम पूरी रणनीति के तहत हमारे एक एक उम्मीदवार को घोषित किया जा रहा है। 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का भी चुनाव नहीं है आदरणीय अमिताभ सर। 2024 का चुनाव भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का चुनाव है। भारत को इस दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है और बहुत सारे सपनों को पूरा करने का चुनाव है। तो जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी एक एक उम्मीदवार का चयन पूरी जिम्मेदारी से कर रही है और हम एक एक सीट पर अपनी पूरी कैलकुलेशन के साथ अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं ताकि हमारा एक एक उम्मीदवार
जीतेगा और बड़े अंतरों से जीतेगा। रही मैनपुरी की बात, तो मैनपुरी कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज मैनपुरी की ये स्थिति है कि वहां भारतीय जनता पार्टी भगवा लहराने जा रही है और सपा का गढ़ तोड़ने की तैयारी हम कर चुके हैं। आदरणीय जयवीर सिंह जी, जो कि मैनपुरी का किले को भेद कर ही, जिसको कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का किला है सदर किसी, तो उसको भेद कर ही बड़े अंतर से चुनाव जीत कर आए थे और एक बार फिर से वो मैनपुरी का किला ढाने जा रहे हैं। मैनपुरी में कमल खिलेगा और भगवा लहराएगा। ठीक ऋचा जी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। अब आपने कहा कि भाई ये चुनाव जो है भारत केवल सरकार बनाने का मसला नहीं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मसला है। अब ये बात अगर रीता बहुगुणा जोशी और बीरेन सिंह मस्त सुन लेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि हम क्या विकसित राष्ट्र के रास्ते में रोड़ा थे। भैया हमें भी लड़वा देते, हम भी विकसित बनाते राष्ट्र। और जिन जिन के टिकट कट गया वो सब पूछेंगे फिर ऋचा कि हम विकसित राष्ट्र के रास्ते में रोड़ा थे क्या। कर आएंगे दोबारा मैं आपके पास। मनीष सिंह, आप, मुझे लगता है कि आप कुछ कंफ्यूजन में थे, आवाज ठीक जा रही थी आपके पास तक। खैर, पहला तो ये कि जयवीर सिंह की उम्मीदवारी मैनपुरी में और पारसनाथ राय की उम्मीदवारी गाजीपुर में, आपके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण। क्या गाजीपुर भी आपकी नाक का सवाल हो गया? पहले था कि नहीं था मैं नहीं जानता, लेकिन अब तो हो ही गया जब से अखिलेश जी गए वहां। तो मुख्तार के न रहने के बाद पहली बार वहां वोट पड़ेगा, तो वहां पारसनाथ राय और यहां जयवीर सिंह, भाजपा ने आज दो नाम घोषित किए, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र हैं। कैसे देख रहे हैं इनको? जी बहुत अच्छा सर आपने सवाल किया है जी। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्रों की जो सीटें हैं, ये हमारे लिए सारी की सारी सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं और 15 करोड़ 30 लाख जो हमारे मतदाता हैं उत्तर प्रदेश के, इनके महान कृपा और आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी बहन ऋचा जी कह रही थी भगवा लहराने जा रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के कमल पर साइकिल रौंदने जा रही है और 80 के 80 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को इस बार नाको चने चबवाने की पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी ने की है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है सर कि गाजीपुर, मैनपुरी, बलिया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण सीटें जरूर हैं, लेकिन किस तरह के उम्मीदवारों के बीच लड़ाई है यह अभी देखने वाली बात है। जयवीर सिंह जी आए हैं चुनाव लड़ने के लिए मैनपुरी से और उनका बयान मैंने आपके स्क्रीन पे देखा सर। बहुत व्याकुल होकर के उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के गढ़ के, समाजवादी पार्टी का सर कोई सिर्फ मैनपुरी ही गढ़ नहीं है। जैसे एक नागार्जुन की कविता है सर कि कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। तो उत्तर प्रदेश की संपूर्ण धारा जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। और जहां तक भारत को विकसित बनाने की बात है, बहन जी ने कहा कि हम विकसित बनाएंगे भारत को। 2014 के पहले सर भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, आज के समय में 200। ठीक है मनीष जी, ठीक है, अब आंकड़ों में जाएंगे बाद में, अभी आज तो उम्मीदवार और ये सब की चर्चा हो जाए, जरा आंकड़ों में बाद में जाएंगे। देखो भैया, जिसे विकसित भारत वाले मसले पर मेरी टिप्पणी की, वैसे आपको पर भी मुझे एक बात समझ आ रही जो आपने कही कि 80 करोड़, अरे 80 सीटें और 15 करोड़ जनता और हर घर देवालय और शिवालय, क्या क्या ये सब बातें किताबों में निबंध में लिखने की हैं बाबू, है ना। हम 35-36 साल से यही देख रहे हैं कहां कौन कैसे चुनाव लड़ रहा। ठीक, जब डिंपल यादव मुलायम सिंह जी की मृत्यु के बाद चुनाव लड़ी मैनपुरी का, तो पुराने लोगों को जानकारी होगी, राम गोपाल यादव गली गली मोहल्ला मोहल्ला दरवाजे दरवाजे, शिवपाल यादव मोहल्ला मोहल्ला दरवाजे दरवाजे, अखिलेश जी खुद मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद दरवाजे दरवाजे, क्या प्रदेश भर का सपा सब इकट्ठा हुआ कि मैनपुरी चलो। इसलिए सब एक समान नहीं होते ना। जहां से अखिलेश जी लड़ते हैं वो अलग चीज है, जहां धर्मेंद्र लड़ते हैं उसको वेटेज अलग है, जहां से तेज लड़ेंगे मान लो अगर लड़े तो उसका वेटेज अलग होगा, शिवपाल जी का वेटेज अलग है, और जो जनरल कैटेगरी का उसका फिर हारे का हर नाम, वो तो लड़ी रहा चुनाव, लड़े अपना। सच्चाई यही है मित्र।
अभी कांग्रेस ये कह दे कि मेरे लिए तो पूरा देश परिवार है। अरे ऐसा नहीं भाई साहब, राहुल गांधी जहां चुनाव लड़ेंगे वहां की बात करो। आपको फर्रुखाबाद में क्या लेने देना, जीतो चाहे हारो, लड़ो चाहे नहीं लड़ो, सच्चाई है ये मित्र। इसलिए मैंने कहा था मैनपुरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़ते हैं लोकसभा का, तो समाजवादी पार्टी की सारी ऊर्जा, सारी प्रतिष्ठा, सारे बड़े नेता मैनपुरी में दिखाई देंगे। लिख लेना मनीष बाबू, क्या रजिस्टर रहेगा, सबको चेहरा दिखाना होगा, क्या आपको भी कि आए थे मैनपुरी, और नहीं आए थे तो पार्टी से बाहर जाओ। जब मैनपुरी नहीं आए तो पार्टी में क्यों रहोगे? ऋचा गलत तो नहीं कह रहा। मैनपुरी ऐसा ना कहो कि सब बराबर है, सब बराबर नहीं, ये मैनपुरी का अपमान है। तो प्रेम नारायण जी, मैं बड़ा आज देख रहा था अखिलेश जी का मैनिफेस्टो। आपने कहा, राहुल गांधी ने कहा, अब आप लोग टेलीफोन पे ही बात आपस में नेता कर ले तो जरा समन्वय दिखे। राहुल गांधी ने कहा 50% आरक्षण देंगे महिलाओं को नौकरी में। अखिलेश जी ने उसमें कैंची मार दी, बोले हम 33 ही देंगे। नहीं, अरे बोलने में भी कंजूसी रहा है क्या? नहीं, 50 ही चलने देते, अभी क्या बुराई थी, अभी 50 ही चलने देते, चलने दो। नहीं, अब महिलाएं पूछेंगी यूपी में कि भैया ये 17 सीट जो लड़ रहा है वो कह रहा 50% आरक्षण देंगे, जो 17 के बाद जो बची 63 लड़ रहा है वो कह रहा 33 देंगे, ये मसला क्या है? नहीं, प्रेम नारायण जी, इस तरह के जो गठबंधन में जो वो होते हैं, ये तो बड़ा विषय, आधी आबादी को एड्रेस करने का विषय है। नहीं तो बेहतर नहीं होता कि उसको या तो राहुल जी 33 पे रखते या अखिलेश यादव जी 50 पे ले जाते, तो खूबसूरती और बढ़ जाती। नहीं, ऐसा है ना, अब राहुल जी ने पूरे देश के लिए कहा है, पूरे देश में भागीदारी की बात की है। अच्छा, देश में 50 देंगे, यूपी में 33? नहीं, मतलब उन्होंने पूरे देश की बात की है। अब अखिलेश जी ने कुछ और मंशा रही होगी, वो तो हमारे समाजवादी पार्टी के जो मित्र हैं वो कायदे से उसका व्याख्यान करेंगे। और दूसरी चीज, मैं तो अपनी बहन ऋचा जी की तरफ आऊंगा। सिर्फ 2 चीजों को कोड किया मैंने ऋचा जी की, क्योंकि आज की जो डिबेट है उसमें एक लाइन में हमारा जवाब ये है कि हम इंडिया परिवार के साथी हैं, इंडिया परिवार के सदस्य हैं, और समाजवादी पार्टी हमारा परिवार है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी आएगा, हम लोग पूरी शिद्दत से, तन्मयता के साथ, उसकी पूरी ताकत के साथ उस प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। कोई भी हो, हमारे लिए वही प्रत्याशी स्वीकार है, जिसके नाम पर मोहर अखिलेश जी लगाएंगे, हम उसके साथ खड़े हैं। 2 चीजें जो मैंने कोड की, और ऋचा जी की तरफ और इनके जो प्रत्याशी हैं मैनपुरी के, उनकी बात को मैंने कोड किया जी। तो थोड़ा सा संशोधन, पहले भी ये लोग जो करते रहे, मुझे लगता है ये संशोधन करें तो बेहतर है। हालांकि उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसने 52 साल अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, वो तिरंगे की बात कैसे करेंगे? अगर ये कहते, अगर इन्होंने नहीं कहा तो मैं क्लियर कर दूं, ये कोई भी, चाहे इनका प्रत्याशी कहे कि हमें गढ़ तोड़ने के लिए या तोड़ फोड़ करने के लिए पार्टी ने हमको प्रयोग किया है या इस्तेमाल किया है, अपनी जगह है, लेकिन ये कुछ भी करते रहे, हम इंडिया परिवार के लोग हैं। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, उसके टुकड़े नहीं होने देंगे और तीनों रंग लहराएंगे। नहीं, ठीक है, बिल्कुल, जहां भी हम जाएंगे वहां तिरंगा लहराएगा। ठीक है। और जो हमारी बहन ऋचा जी कह रही थी, अब अमिताभ जी, कि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, मेरी बहन, हम ये कहते हैं विकसित भारत की बात तो खैर आप छोड़ दो, हम सुरक्षित भारत की उम्मीद रखते थे, वो आप नहीं कर पाए, और हम लोग इस देश को सुरक्षित भारत की जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम चीन को नहीं कहने देंगे कि अरुणाचल प्रदेश को नक्शे पर दिखाओ। ठीक है, अरुणाचल तक का, अभी आज यूपी तक रह लो, फिर अरुणाचल भी चलेंगे। अभी आज यूपी में रह लो, यूपी का भी आदमी यूपी में बोल लिया ना अमिताभ जी, जो हमारे अरे रुक जाओ भैया, अरे रुक जाओ। आपकी पार्टी जिस स्थिति में है
उस स्थिति में आप किसी के भी साथ खड़े हो, क्या समस्या है? क्या पूरी तरह से खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न खड़ा होता है कि मैं हिपोक्रेसी वाली बातों में बहुत उलझता नहीं, ना मुझे उसमें मेरा मन भी नहीं रमता, है ना। मूल प्रश्न कांग्रेस के लिए सिर्फ इतना सा है कि अफजाल के लिए वोट मांगने अजय राय जाएंगे कि नहीं, पीसीसी अध्यक्ष। मसला इतना है अभी, बाकी तो कहानी है कि तिरंगा फहराएंगे कि भगवा फहराएंगे कि अफगानिस्तान में क्या हुआ और जापान में क्या हुआ, अरुणाचल में क्या हो रहा है, वो सब बात में। मूल विषय है अजय राय जाएंगे अफजाल अंसारी के लिए टिकट वोट मांगने, बड़ा फाटक पे माथा टेकने कि नहीं। मूल प्रश्न इतना है। और ठाकुर जयवीर के बारे में कांग्रेस, वो तो पुराने कांग्रेसी रहे, उनका राजनीति में जो एडमिशन हुआ था वो कांग्रेस के स्कूल से तो हुआ था, ये भी तो समझो भैया। खैर, राघवेंद्र द्विवेदी जी, गाजीपुर में जो भाजपा ने उम्मीदवार उतारा है, तस्वीर साफ हुई कि अफजाल लड़ेंगे इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी की ओर से, और पारसनाथ राय लड़ेंगे भाजपा और आपके गठबंधन की तरफ से। अब क्या स्थिति आपको समझ में आ रही है गाजीपुर की? क्योंकि गाजीपुर में और उस इलाके में स्वाभाविक है कि माना जाएगा कि भाई ओम प्रकाश राजभर भी कुछ अपना वो दिखाएं प्रभाव, कुछ इम्तिहान में बैठे नहीं। बिल्कुल प्रभाव हम लोग दिखाएंगे। गाजीपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें, जो 80 लोकसभा की सीटें, सब पे हम प्रभाव दिखा रहे हैं। बिहार में भी जो हमारा संगठन है वहां भी हम प्रभाव दिखा रहे हैं। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पार्टी के सिंबल पे जो लड़ रहे हैं, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, या अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, जो लोग प्रत्याशी हैं उनको सभी दलों के कार्यकर्ता, जितने दल एनडीए में शामिल हैं, वो जिताने का काम करेंगे। और एक स्वर में तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार के नारे से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। हमको एक सीट घोसी मिला था, घोसी से हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी प्रत्याशी हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह वहां जलाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अरे वहां कोई राघवेंद्र एक मिनट, वहां कोई कह रहा था मुझसे कि मायावती ने जो कैंडिडेट दिया है उस कैंडिडेट की उपस्थिति के कारण कुछ रणनीति गड़बड़ाई है घोसी में। आपको उम्मीद नहीं थी कि मायावती समाज के उस वर्ग से उम्मीदवार उतार देंगी जिस वर्ग से उतार दिया उन्होंने? कुछ मामला गड़बड़ाया है क्या? अमिताभ जी, अभी जो बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि 4 जून के बाद एक बात आएगी कि मायावती जी बीजेपी से कुछ सेटिंग करके और प्रत्याशी उतार दी। क्योंकि क्या है, आरोप लगाने का काम विपक्षियों के पास है, वो केवल आरोप लगाते हैं। वो ऐसे प्रत्याशी देते हैं जो पहले भी हार चुके हैं और उनका लोकल गढ़ भी नहीं है, वो वहां के है भी नहीं, आप ये भी देखिए। तो और दूसरी बात, जो शिक्षा माफिया तरीके का टैग लगा, तो कुल मिला के जो प्रेम नारायण जी बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता है, कह रहे हम मनोयोग से काम करेंगे। आपने एक सवाल दागा, ये जवाब नहीं दे पाए कि क्या इनके प्रदेश अध्यक्ष जी बड़े फाटक जो कहा जाता है गाजीपुर प्रचार करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो गाजीपुर के प्रत्याशी जो उनके भाई क्या प्यारे हैं, ये सवाल नहीं ले पा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्याशी कोई भी हो। नहीं, वो देश हित में। एक मिनट रुको, अमिताभ जी का नियम है डिबेट के बाद अगली बार बोलने के लिए सवाल छोड़ देते हैं। मैं इसलिए नहीं बोला हूँ। आप शायद अति उत्साहित हो गए, आपको लगा मैं चुप हो गया, जवाब नहीं दे पाया। वो जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। जी का अलग तरीका है, जो जवाब देंगे फॉलो कर रहा हूँ। जी राघवेंद्र जी, वो जवाब देंगे भैया जी। हाँ, आपका सवाल का शायद अभी जवाब आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, दर्शक भी देखेंगे। ये किस तरह का गठबंधन है? अभी 2-3 महीना पहले जो चुनाव हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या क्या नहीं कहे, कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में भी अमिताभ जी ये नया गठबंधन नहीं है। 2017 में यूपी के 2 लड़के लड़ चुके हैं और 2022 में यही प्रियंका गांधी जी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे से आई थी। क्या हुआ, कितनी लड़ी? 7 से 2। ठीक है राघवेंद्र भाई, अभी रुकना होगा भाई, एक बड़ी मुश्किल। ठीक है राघवेंद्र, अभी रुकना होगा भाई।
भाई वही गिने चुने 10 दल हैं, 11 दल हैं, 12 दल हैं, छोटे बड़े सब जोड़ लो, क्या उन्हीं में लौटपटा होगा है कि जापान के दल से गठबंधन कर ले समाजवादी पार्टी? नहीं ना। अरे वही 10-15 दल हैं पूरे उत्तर प्रदेश भर में, उन्हीं में भैया टॉस करते रहो कि चित आए तो इससे गठबंधन, पट आए तो उससे गठबंधन, जी उसी से लठबंधन करते रहो। हार जाओ चुनाव तो दे दबा दब, फिर दोबारा चुनाव आए तो फिर कहो भैया बैठो आ जाओ, तो ये तो चलेगा और कहां जाएंगे। खैर ठीक है। डॉक्टर ऋचा, व्यवहारिक राजनीति जो मैनपुरी में बाय इलेक्शन हुआ था मुलायम सिंह जी के निधन के बाद, उसमें डिंपल यादव को उतना वोट मिला जितना मुलायम सिंह जी को भी पिछले चुनाव में नहीं मिला था। मुलायम सिंह जी, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 1 लाख के भीतर जीते थे, और वो भी तब जब मायावती खुद गई थी वहां वोट मांगने। एक रैली उन्होंने मैनपुरी में की थी, इसमें मायावती जी गई थी मुलायम सिंह जी के लिए कैंपेन करने। तो स्वाभाविक है कि मैनपुरी मुलायम सिंह जी के रहते जितना मुलायम सिंह के साथ थी, उनके जाने के बाद उससे ज्यादा हो गई। तब मैनपुरी में अपने यूपी सरकार का मंत्री उतारने की मंशा। ऋचा सिंह जी, देखिए मैनपुरी में हमारे उम्मीदवार आदरणीय जयवीर सिंह जी, ये पूरी तरीके से कैलकुलेशन के साथ इनको उतारा गया है, और समाजवादी पार्टी जो कि मैनपुरी का चुनाव डिंपल जी ने जीता और बड़े अंतर से जीता, ये बात सही है, लेकिन वो चुनाव अलग अर्थ का चुनाव था, अलग संदर्भों में चुनाव था। लोग आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहते थे और कहीं ना कहीं सिंपैथी वेव थी उस समय जो डिंपल जी को इतने वोट मिले। लेकिन 2024 का चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, 2024 का चुनाव देश की सरकार बनाने का चुनाव है, और यहाँ से समाजवादी पार्टी इस बार अपना गढ़ नहीं बचा पाएगी। और सर, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का तो अब पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई गढ़ बचा ही नहीं है। आजमगढ़ भी ये हार चुके हैं। आजमगढ़ में आपने देखा कि किस तरीके से धर्मेंद्र यादव जी ने एक बड़ी हार का सामना किया। साथ ही साथ आदरणीय शिवपाल जी, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कहे जाते हैं, आज वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। उन्होंने घोषित कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे आदित्य यादव जी चुनाव लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी जनता का सामना करने में आज की तारीख में सक्षम नहीं है, उसका कोई गढ़ नहीं बचा है, और आदरणीय जयवीर सिंह की पूरी युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ेंगे और हम बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। मैं एक जवाब और देना चाहती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता का। ये कह रहे थे कि हम पूरे देश में तिरंगा लहराएंगे। देश में तिरंगा लहरा रहा है और हमेशा जब तक हम हैं, पूरा देश है, तब तक तिरंगा लहराता रहेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि भारत माता की जय बोलने में आपको दिक्कत होती है और आपको ऐसा लगता है कि देश में तिरंगा नहीं लहरा रहा है, जबकि वायनाड की आपकी रैली में तिरंगा नहीं दिखाई पड़ता है और उसमें बड़े प्रश्न चिन्ह भी उठेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, लेकिन सच तो यह है कि आपसे पीडीए का मतलब परिवार डिंपल जी और अखिलेश जी मात्र है। वहां पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का कोई स्थान नहीं है, और अलायंस तो कहीं बचा ही नहीं है सर। अलायंस होता तो नीतीश कुमार जी साथ होते, अलायंस होता। ठीक है ऋचा जी, अभी रुकना होगा। ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ा बाहर चली जाएगी बात, अब रुक जाइए। मनीष बाबू, अच्छा कुछ चीजें तो हैं, जैसे जो बात ऋचा कह रही है उसमें एक बात में दम है कि मुलायम सिंह जी के समय जो उन्होंने गढ़ बनाए थे, गढ़ एक दिन में नहीं बनता। क्या गमले में तो पौधा 1 घंटे में लग जाता है, लेकिन आपको जंगल बनाना हो तो सैकड़ों साल लग जाते, तब कहीं एक जंगल शेप लेता है। वैसे गढ़ तो बहुत मुश्किल से बनता है। वो खुद गए थे आजमगढ़ चल के कि गढ़ बनाएंगे, बना भी लिया था, वो चला गया। चाचा आजम खान है, 42 साल 45 साल उनकी तूती बोली मिक्की मियां को बोरिया बिस्तर बंधवा दी, वो रामपुर हार गए, कन्नौज हार गए। नहीं तो गढ़ तो नहीं बचा एक, और दूसरा
मैनपुरी को गढ़ कैसे मान ले, ये सवाल यहाँ खड़ा होता। और एक सवाल मेरा और भी है कि जैसे शिवपाल जी ने कहा कि हमारी तो हमेशा से नीति रही है कि नौजवानों को आगे बढ़ाना है। 26 साल की उम्र में अखिलेश जी लड़े थे चुनाव लोकसभा का, और 25 साल में धर्मेंद्र लड़े, और जने 25 साल में तेजू लड़े, ऐसे सब उन्होंने बताया। तो ये बात इतनी लेट समझ में क्यों आई? आदित्य की उम्र तो उनको पहले दिन, मतलब जब आदित्य जन्मे है तब से पता है कि हमारा लड़का है, ये नौजवान है कि क्या है, नहीं? तो पहले ही अखिलेश यादव कान में कह देते, कहते बच्चा हमको नौजवानों को आगे बढ़ाना है, नहीं? तो आधे दिन तक वहां खुद क्यों आगे बढ़ने रहे? अब कह रहे कि ना अब नौजवानों को बढ़ाएंगे। मनीष जी, ये अब मेरा लड़का नौजवान है, ये बात तो मुझे पता होगी, नहीं? ये पड़ोसी बताएंगे तब मुझे ध्यान आएगा, अरे मेरा लड़का भी नौजवान है। अग्निहोत्री सर, मैं आपका बहुत आदर और सम्मान करता हूँ और देश के लोग आपका सम्मान करते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और जो देश की और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको भी आपने बहुत नजदीक से देखा है और बहुत नजदीक से आपने रीड किया है। बाई इलेक्शन में हम लोग रामपुर हारे और आजमगढ़ हारे, लेकिन उस इलेक्शन को अगर आप सर मॉनिटर किए हैं, अगर आपने देखा है, तो 37% मात्र वोटिंग हुई थी रामपुर में। अब आप कल्पना करिए कि जिस गांव के सामने पुलिस के द्वारा बल्लियां लगा करके वोटरों को रोक दिया जाए, ग्राम प्रधानों को रेड कार्ड जारी किया जाए, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को रेड कार्ड जारी किया जाए, जिला पंचायत सदस्यों को रेड कार्ड जारी किया जाए, ब्लॉक प्रमुखों को रेड कार्ड जारी किया जाए, उनको मतदान स्थल तक न पहुंचने दिया जाए। सर, इस परिस्थिति में हम लोग जिस परिस्थिति में आज देश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने आप कैसे लड़ोगे चुनाव? मनीष बाबू, फिर आप चुनाव कैसे लड़ोगे? सर वो बाई इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, बाई इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। सर, आजमगढ़ में आप अभी इस समय आप किसी ग्राम प्रधान को फोन लगा लीजिए, और जब धर्मेंद्र जी बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, आप पूछ लीजिए कि उसे रेड कार्ड जारी हुआ था कि नहीं। जब पुलिस महकमे के लोग जी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को रोकने लगे। अब देखिए ऋचा जी उनकी बात आ जाए, उनकी बात आ जाए जी। अग्निहोत्री सर का डिबेट है, इसमें थोड़ी सी मर्यादा का ध्यान रखिए। मनीष जी, केवल आपकी बात जी। जब जनप्रतिनिधियों को रोका जाएगा, उनको वोट डालने के लिए और वोट डलवाने के लिए ये कहा जाएगा कि पुलिस कार्रवाई करेगी, धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, इस परिस्थिति में हमारा लोकतंत्र ध्वस्त हो जाता है, लोकतंत्र छिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है मनीष, एक मिनट रुक जाओ ऋचा, अभी रुकिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भाई, 4 तारीख को क्या कहोगे, ये अभी से अंदाज इसका लगा लो। 2-3 तरह की स्क्रिप्ट लिख लो। या तो ये कह दो कि भाई जहां जहां हारो वहां कह दो कि हमको वोट नहीं डालने दिया गया, जहां जीतो कह दो यहां चुनाव बढ़िया हुआ, प्यारा चुनाव हुआ, मौसम बढ़िया था, हैं, और डिस्को डांसर गाना गाते हुए लोग वोट डालने गए। या तो ऐसा कर लो। अगर लाल कार्ड, नीला कार्ड, पीला कार्ड आप बता रहे हो बाई इलेक्शन में दे दिया, तो इस इलेक्शन में भी तो वो वही दरोगा रहेगा, तब क्यों लड़ रहे हो चुनाव? सर ये आम चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में ना रहे। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है हमारे साथ। इस बार जनता आपके साथ नहीं थी, उत्तर प्रदेश, ठीक बात, फिर आपने ठीक है कि जनता पिछली बार आपके साथ नहीं थी। बाई इलेक्शन का एक अलग परसेप्शन होता है सर, बाई इलेक्शन का एक अलग परसेप्शन है और आम चुनाव का परसेप्शन एक अलग होता है। इस समय सरकार की धौंस नहीं चलने वाली है। ठीक है मनीष भाई, ठीक है, हमारे साथ खड़ी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को हम हराने जा रहे हैं। ठीक है सवाल सर जी, ठीक है, अब रुक जाओ। अपने कहे में नेताओं को नहीं फंसना चाहिए। मुझसे कोई पूछे कि सबसे अद्भुत प्रवक्ता कैसे बना जाता है, तो मैं एक ही लाइन कहूंगा, अपने कहे में कभी मत फंसिए। आप जो बोले वो कटे नहीं, तो आप अद्भुत प्रवक्ता हो जाएंगे, इतिहास में दर्ज हो जाएगा नाम। अब मनीष ने कहा कि बाई इलेक्शन की अलग बात है, जनरल इलेक्शन है और इसमें हम भी लाठी में तेल पिला के रख लिए हैं टाइप का एक फीलिंग है। ठीक है बाबू, जब गोरखपुर और फूलपुर हारी थी भाजपा, तो आप सब लोग तो लड्डू बांट रहे थे लाल किले पे, नहीं? कर हरा दिया बाई इलेक्शन, तो भाजपा ही कह रहे थे बाई इलेक्शन का मूड अलग होता, बाई इलेक्शन से कुछ नहीं होगा, हम जनरल इलेक्शन की मानेंगे। तो आपने कहा था ना, इलेक्शन मतलब इलेक्शन, खत्म हो गई भाजपा, लुट गई, बर्बाद हो गई, नहीं कही थी ना? तब बोले हम कुल्फी खाएंगे
तो कुल्फी ठीक है, और दूसरा कुल्फी खाएगा तो खराब है। ऐसा तो नहीं चलेगा। बाई इलेक्शन तो वो भी था, और बाई इलेक्शन ये भी था। जब फूलपुर में आप इसी सरकार के रहते वोट डलवा के जीत आए, गोरखपुर जीत आए, छोड़ो बाकी दुनिया कहानी छोड़ो, जीते थे ना गोरखपुर। यह अलग बात है निषाद को आप होल्ड नहीं रख पाए, वो आपकी कमजोरी, लेकिन जीते तो थे। तो ऋचा की पार्टी गोरखपुर कैसे हार गई? मैं इन बातों में कभी यकीन नहीं करता कि हमको वोट नहीं देने दे गया, हमें जुकाम हो गया था, मेरे पेट में दर्द था, कंधे में चोट लग गई थी इसलिए वोट नहीं पड़ा, ये सब फालतू बात है। जनता आपके साथ है तो आपको कोई रोक नहीं सकता जीतने। जनता साथ रही तो जीतोगे नहीं, जान लीजिए। पुलिस दरोगा के जिताए चुनाव जीतता है कोई? अच्छा, कि दरोगा से चुनाव जीतते होते तो अखिलेश यादव कैसे हारते चुनाव? दरोगा से चुनाव जीता जाता तो मायावती कैसे हारती चुनाव शासन में? दरोगा चुनाव कराता है क्या? ना, ऐसा नहीं महाराज। कांग्रेस से पूछो, प्रेम नारायण भाई की पार्टी से, इनके ने तो इतने चुनाव हारे जब से राहुल जी आए हैं। इनसे ज्यादा तो अनुभव किसी के पास नहीं ना। कैसे हारते हैं चुनाव? जनता आपके पक्ष में खड़ी होती तो आप जीत जाते हो, न खिलाफ खड़ी होती तो हार जाते हो। खैर, प्रेम नारायण भाई, वो आपसे मूल सवाल वही था कि अजय राय के लिए दो रास्ते हैं। या तो कह दें कि भाई देश को के लिए कुर्बानी, एक वो गाना भी आया था सिनेमा में, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, क्या? या तो ये कहते हुए गाजीपुर निकल चले बड़े फाटक की तरफ, या भाई खड़गे जी से कह दें कि बाकी सब ठीक है लेकिन वहां नहीं जाएंगे, अफजाल के लिए वोट नहीं मांगेंगे। प्रेम नारायण जी, ये संकट तो फंसेगा नहीं। पहले तो अमिताभ जी ठीक है, आपका संबोधन अच्छा है, और आपने जो कहा कि नहीं, अब जब से राहुल जी आए हैं कांग्रेस के पास हारने का अनुभव अच्छा है, ज्यादा है। मुझे लगता है कि राहुल जी आए हैं तो राहुल जी ने पूरे देश की नजाकत को समझते हुए और पूरे देश में ऐसी ऐसी जगहों पर परिवर्तन भी करके दिखाया है जो इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, जो समझ नहीं पाए। पहली चीज, आप अगर हार का ठीकरा राहुल जी के ऊपर फूटता है तो जीत का भी राहुल जी को सेहरा बंधेगा। ये नहीं होगा भाजपा जीती तो मोदी, हारे तो योगी। ना 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 ना, हार भी राहुल की, जीत भी राहुल की। छत्तीसगढ़ जीते थे, राहुल जी के बदौलत जीते थे, राहुल जी का चेहरा था। राजस्थान जीते थे, राहुल जी ने जिताया। कर्नाटक राहुल जी ने जिताया। तेलंगाना राहुल जी ने जिताया। तो ये कैसे कह दिया हार का है? हिमाचल में हाँ। आज हम कमजोर हैं, हमने स्वीकार किया, जनादेश जो मिलता है स्वीकार किया। अब मेरे पास है 3 सवाल। पहला सवाल सबसे पहले अपनी बहन का देना चाहूंगा जवाब, जो ऋचा जी ने किया। पहले तो ऋचा जी, मुझे लगता है जैसे नीचे की तरफ नजर झुकी हुई, आप कुछ पढ़ रही है तो थोड़ा सा ये पढ़िए, इस देश में भारत माता की जय बोला किसने था सबसे पहले? अरे हम तो शुरू से भारत माता की जय बोलते आए, लेकिन राष्ट्रपिता के हत्यारा को आप गॉड से मुर्दाबाद आज तक नहीं बोल पाए। आपके बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता नहीं बोल पाया। हम दो लीड वाले और 2 चेहरे वाले नहीं है मेरी बहन, हम लोग खुल के बोलते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, हमारे भाजपा के प्रवक्ता एकदम अचानक फॉर्म में आ जाते, आ भी जाएंगे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बड़बड़े चाचा कहे जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है। सुबह उनका दूसरा मोड होता है, दोपहर में तीसरा मोड होता है, शाम को चौथा 5वां मोड हो जाता है। बोल जाएंगे। ये हमसे सवाल कर रहे थे मध्य प्रदेश के चुनाव में सपा कांग्रेस क्या बोल रही थी। अरे मेरे भैया, आप टीवी पर बोल रहे हो, अच्छी बात है, ओम प्रकाश जी देख रहे हैं, नहीं देख रहे वो मान लेंगे, आप अच्छे आदमी हो, लेकिन ओम प्रकाश जी क्या बोल रहे थे कुछ समय पहले, तो पहले उसका आकलन कर लो, तब दूसरे पे चर्चा कर लेना। वफादारी में इतने भी ना डूब जाओ कि ऊपर से दबाव और यही कहना, पहले अपना आकलन कर लो। अमिताभ जी कह रहे हैं वो बोलो जिसमें आप ना फंसो, तो ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल अमिताभ जी ने कहा, अमिताभ जी, एक राजनीति का एक सिद्धांत है जी, और वो केवल कांग्रेस पे लागू नहीं होता है, पूरे देश पे लागू होता है। जब दल गठबंधन करते हैं तो वो उसी के साथ गठबंधन करते हैं। चाहे नीतीश कुमार कुछ समय पहले तक बीजेपी को कुछ कहते हो, लेकिन अब नीतीश कुमार के प्रत्याशियों के लिए बीजेपी वोट मांगेगी, ओम प्रकाश राजभर जी के लिए बीजेपी वोट मांगेगी, सभी के लिए मांगेगी। हमारे लिए
मैंने पहले कहा, जब हम इस डिबेट की शुरुआत कर रहे थे, मैंने पहले लाइन में कहा, ठीक है, हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता है प्रत्याशी कौन है, ठीक, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी, हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन 80 सीटों पर चुनाव पर जो भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के साथ है, हम इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है सभी के साथ खड़े हैं, किसी चेहरे के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई वो नहीं है। हमारा नियम है, हमारा सिद्धांत है, हम गठबंधन के साथ वफादारी से खड़े हैं। प्रेम नारायण भाई, ठीक भी हो सकता है 63 सीटों में, सारी सीटों में कांग्रेस सारी पार्टी में लड़ेंगे, बहुत ईमानदारी से लड़ेंगे। ठीक है, अब आप स्पेशल कह दो कि अजय राय जी चूंकि खुद लोकसभा लड़ रहे हैं और आपको अभी नहीं जा पाया, वहां जाएंगे तो आप मोदी जी के सामने नहीं टिक रहे भाई। अरे एक मिनट रुक जाओ, इतना भी सामान्यीकरण मत कर दो चीजों का। जानते हैं अजय राय का भाई मारा गया था, 32 साल मुकदमा लड़ा अजय ने, प्राण संकट में थे, वो खड़गे जी के भरोसे मुरट्टा बांध के कूद जाए आग में, खड़गे जी बचाएंगे उनको? भैया वो जानते हैं पूर्वांचल में उनका दरवाजे पर भाई मारा गया था। कौन गया था लड़ने अजय राय के लिए? कौन गया था? खड़गे जी गए थे कि चिदम्बरम गए थे? ना जी, मैंने कहा, अरे रुक जाओ भैया, इतना भी ना राजनीति करो महाराज, उनसे पूछो, जाके उनसे पूछो ना कान में, वो बताएंगे। आप कह सकते हो कि हमारे लिए तो देखिए गठबंधन धर्म है, वो क्या धर्म मानेंगे, उनसे तो पूछो भैया। खैर ठीक है, रुक जाओ महाराज, 24 घंटे तो राजनीति नहीं होती, व्यक्ति को उसी समाज में रहना है, जीना है, उसको वो भी देखना है। चुनाव तो 5 दिन का मेला है, खत्म हो जाएगा है। और कई बार आदमी ये भी सोचता है भैया मान लीजिए हम थूकें और थूक के चाटें भी तो भी सरकार तो बन नहीं रही, फिर ये भी धारणा होती है। ऐसी बड़ी कुर्बानियां आदमी तब दे देता है जब सरकार बनने की संभावना ज्यादा हो। खैर, प्रेम नारायण भाई ने एक बात कही, कुछ 5 इलेक्शन बताए उन्होंने कि राहुल जी के समय में जीते। यस, उन्होंने एक छोड़ दिया था हिमाचल, मैंने वो भी जोड़ दिया था। क्या राहुल जी को श्रेय देने में मुझे क्या संकोच? लेकिन कांग्रेस के एक बड़े बूढ़े नेता थे, अब वो अपनी अलग पार्टी बना लिए, गुलाम नबी आजाद। मैं तो उतना लिखा पढ़ा आदमी नहीं, आजाद साहब लिखने पढ़ने वाले आदमी, उन्होंने 12-15 पन्ने की चिट्ठी जारी की थी जब कांग्रेस छोड़ी थी। उसमें उन्होंने एक गणित भी बताया था कि राहुल जी के चरण जब से कांग्रेस मुख्यालय में पड़े तब से कितने चुनाव हुए, उसमें कितने हारे, तो उसमें शायद 80% से ऊपर का रेट था हारने का, इसलिए मैंने निवेदन किया। ऐसा मैंने नहीं कहा कि वो कुछ नहीं जीते, अगर वो अमेठी हारे तो अमेठी जीते भी, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने एक स्ट्राइक रेट बताया था कि ये है, मैंने वो कहा था। बाकी तो ऐसा थोड़ा हो सकता है कि एक भी चुनाव ना जीते, राजभर कुछ चुनाव हारे कुछ जीते भी, ऐसा नहीं। कुछ नेता है, लेकिन कितने चुनावों में आप जीते और कितने में हारे वहां से कद तय होता है। खैर, राघवेंद्र द्विवेदी जी, आपके नेता को लेकर मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों बहुत आक्रामक रहते हैं। इतना आक्रमण अनुप्रिया पटेल पर नहीं है, इतना आक्रमण संजय निषाद पर नहीं है, दोनों भाजपा के एलआई हैं। नहीं, ये चक्कर क्या है? सारी तोपें ओम प्रकाश राजभर की ओर रहती, मैं देखता हूं। तोपें इसलिए रहती हैं क्योंकि उनको ओम प्रकाश राजभर से ही डर है कि जो खाता खुला था 47 से 112-13 पे जो पहुंचा था समीकरण, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो श्रेय था वो ओम प्रकाश राजभर जी का था। उनको डर है कि पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर हम खाता नहीं खोलने जा रहे हैं, उसमें भी ओम प्रकाश राजभर जी का ही श्रेय है। और हमेशा डरता किससे है आदमी? जो बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं आज हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से कहीं ज्यादा पूर्वांचल में हमारा गढ़ है, और पूर्वांचल की धरती पर पूर्वांचल के लोग हम लोगों को मानते हैं और वोट करते हैं। अभी जो बात हो रही थी उपचुनाव की, उपचुनाव जो हुआ वो अलग बात थी, अब का जो चुनाव है वो थोड़ा सा अलग है। अभी का मुहिम क्या है? 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। और उपचुनाव में कुछ और मुहिम था। समाजवादी पार्टी की घबराहट इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस सीट को सुरक्षित सीट मान रही है समाजवादी पार्टी,
जो आजमगढ़ है, मैनपुरी है, कन्नौज है, बदायूं है, वहां भी स्थिति देखिए। शिवपाल यादव जी तक, जो समाजवादी पार्टी के शायद दूसरे नंबर के नेता है, वो भी अब लड़ने से कतरा रहे हैं। उनको अब पता चला है कि उनका भी लड़का युवा हो गया है। तो कहीं न कहीं ये डर है, ये भय है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और माननीय अमित शाह जी का, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। कहीं न कहीं ये डर है, भय है, जिसके कारण आप देखिए वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, बाकी सब बातें ठीक है, ठीक है, रुक जाओ राघवेंद्र बाबू, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात जरूर है कि भाजपा के एलाइज पार्टनर्स में सर्वाधिक टिप्पणियां राजभर पर होती हैं। मुझे याद नहीं आता अनुप्रिया पटेल पर कोई कांग्रेस और बसपा और सपा ने कभी कोई टिप्पणी की हो, या निषाद पर की हो, नहीं। लेकिन दिन में 6 टिप्पणी मैं राजभर पर जरूर देखता हूं, हालांकि 60 टिप्पणी राजभर भी ठोकते हैं दिन भर में दूसरों पर जी, लेकिन कम से कम उसमें तो बने हैं। खैर मनीष बाबू, एक सवाल खड़ा होता है, आपने कहा कि भैया वो बाई इलेक्शन था, अलग था, अब तो जनता चुनाव लड़ रही। मैंने 2 उदाहरण रखा था आपके सामने। एक, जब बीजेपी सरकार में आई थी तो आप 2 बाई इलेक्शन जीते थे और आपने कहा था बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। हालांकि गिनती उसके बाद से ये पता नहीं उल्टी ने ऐसी सीधी गिनती कर दी कि बुलडोजर बना दिए, सब ध्वस्त कर दिए आंकड़े। खैर, लेकिन एक वैसे ही मैं एक उदाहरण सामने रखता हूं समझने के लिए। अभी आजमगढ़ और रामपुर में आप हारे बाई इलेक्शन में और घोसी में जीते। वही पुलिस, वही थानेदार, वही बीएलओ, वही सीएलओ है, वही बाई इलेक्शन, वो भी बाई इलेक्शन, वो भी। घोसी जीत गए, आजमगढ़ रामपुर हार गए। मैं अंतर कैसे कर लूं मनीष बाबू? सर जी एक, जब आप घोसी जीते तो आपने कहा परिवर्तन की साइकिल, और रामपुर हारे तो बोले दरोगा ने हरा दिया। मनीष जी। सर बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। सर, घोसी का बाई इलेक्शन जनता पर थोपा गया था। वह बाई इलेक्शन कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो कोई घटना और दुर्घटना बस वो बाई इलेक्शन नहीं हुआ। एक समाजवादी पार्टी के विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में शामिल किया और उसके बाद से उनसे इस्तीफा करा करके और उसके बाद से उस बाई इलेक्शन को जनता पर थोपा गया। वहां घोसी की जनता, पूर्वांचल की जो जनता है, उसने इस बात को समझा कि इस इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, और बिना आवश्यकता की कोई चीज हो रही होती है तो जनता में नाराजगी बढ़ती है। और ओम प्रकाश राजभर की जो बयानबाजी थी घोसी में, तो ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी ने चौहान जी को ले डूबा। और दूसरी बात, सर अभी जनरल चुनाव पर हम लोग थोड़ा सा इस चीज पर देखें कि जो परिस्थिति है, 1,62,000 से तकरीबन ऊपर बूथ बने हैं उत्तर प्रदेश में, और इन बूथों पर हमारे नेता श्रद्धेय अखिलेश यादव जी ने 2022 का चुनाव हारने के बाद से हम लोगों ने मुस्तकिल 2 साल तक लगातार काम किया है, और बूथों पर 20-20 यूथों को खड़ा करके हम लोगों ने एक बूथों पर बाकायदे संगठन बनाया है, और वो संगठन इतना मुस्तैद और दुरुस्त बना है कि एक-एक वोट की हम लोगों ने निगरानी करके एक-एक जो कटे हुए नाम तो उनको जोड़ा गया है, उन जोड़े हुए नामों को अपने पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में मतदान करने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया है। और उस का, उस प्रेरित होने का जो नतीजा और प्रतिफल मिलने जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घबराया हुआ है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विजन डॉक्यूमेंट्स आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सामने रखा है, वो इतना बेहतर और इतना सुगम है, क्योंकि हमारे नेता की बातों पर जनता विश्वास करती है। इसलिए कि हमारे नेता ने 2012 से लेकर के 17 तक जो कहा उसको करके दिखाया। मनीष बाबू, अभी रुकना होगा, अभी ठीक बात, अभी रुकना होगा। देखो, अभी ये जो बसपा का घोषणा पत्र हो, या सपा का हो, या राजभर का हो, या निषाद का हो, या अनुप्रिया का हो, इनके घोषणा पत्र स्वतः सुखाए तो ठीक है, लेकिन केंद्र के चुनाव में घोषणा पत्र या तो राहुल गांधी कांग्रेस का समझ में आता है, या बीजेपी का। या तो सरकार भाजपा नरेंद्र मोदी हेड करेंगे, या विपक्ष की बनेगी तो कांग्रेस हेड करेगी। तो वो क्या कह रहे जनता वो सुनती है। सच्ची बात है, बुरा ना मानना इसमें कोई भी। आपने कहा कि थोपा गया बाई इलेक्शन, जनता नाराज थी इसलिए उसने दारा सिंह को हरा दिया। मित्र, आजमगढ़ में जरूरत थी क्या चुनाव की? आजमगढ़ में बाई इलेक्शन क्यों हुआ था? मन की मौज थी? बोले नहीं भाई आजमगढ़ नहीं, बोले बाई इलेक्शन करा दो, ऐसे हुआ था ना?
नहीं सर हमारे लीडर को उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल अच्छा आप बनना करो तो लीला, ये ना कहो भाई। नहीं, सर चौहान जी को क्या आवश्यकता थी? चौहान जी अगर हमारी पार्टी के एमएलए थे तो उससे बीजेपी को क्या, कौन सी ऐसी बेचैनी थी, व्याकुलता थी? ठीक, अब रुक जाइए, आ गई थी बात, आ गई थी। आजम खान के यहाँ बाई इलेक्शन क्यों हुआ? आजम खान को सजा हो जाए तो उसमें दूसरे का गुनाह है। बोले जो बाई इलेक्शन ना कराते, आजम खान को ना सजा देते, ये तो तर्क नहीं चलेगा। कल को आप ये भी कह सकते हो कि भाई आजम खान को जेल ही क्यों भेजा है, ना कि भेजते वही बने रहते चचा। हालांकि चचा भी नाराज है, वो हमसे कोई कह रहा था कि वो ईद के बाद बोलेंगे, इसीलिए अखिलेश यादव ने भी शायद ये फैसला किया कि ईद के बाद ही निकलेंगे। पहले सुनने में आया था नवरात्र शुरू होगा उसी दिन निकलेंगे, अब आया कि नहीं ईद के बाद 12 तारीख से निकलेंगे। कल 11 है, कल ईद है, ईद की सेवई खाने के बाद फिर निकलेंगे। चूंकि कहा जा रहा है सीतापुर से ईद के बाद कुछ संदेश आ सकता है जेल से, जहां आजम खान साहब बंद हैं, वो भी मामला गंभीर है। खैर प्रेमनारायण जी, 80 सीटों की बात सब कर रहे हैं, छोटे बड़े दल सब, क्या मुझे लगता है कि पहले दूसरे 2 चरणों के चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हैं, 19 और 25 को जो वोट होना है, उसके लिए जो कैंपेन होना चाहिए था 80 सीटों के लिए, 80 सीट जीतने जा रहे हैं और बिल्कुल दो आत्माएं एकाकार हो गई गठबंधन में, तो वो जो कैंपेन की धार होनी चाहिए थी, शुरुआत होनी चाहिए थी, वो लेट नहीं हो गया? अब तक तो कई जिले नाप देने चाहिए थे। प्रेमनारायण जी देखिए अमिताभ जी, आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो जनसभा मोदी स्टाइल वाली हैं, अगर उनको कहा जाए तो हाँ वो हमारी नहीं हुई है। लेकिन आपके संज्ञान के लिए बता दूं, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी, आप जानकारी करिए, आपके पास सूत्र है और आप चूंकि बहुत पुराने और खुद ही पत्रकार कह सकते हैं, बड़ा खोद के सारा कुछ निकालते हैं, तो आप ये पाएंगे कि सभी सीटों में प्रथम चरण के चुनाव जहां है वहां की जिम्मेदारी लेकर के हमारे राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी स्वयं मैदान में उतरे हुए हैं। पहली चीज, पूरा इंडिया परिवार एक साथ लगा हुआ है और कार्यक्रम की जो गोष्ठियों और रैलियों की बात है, रैलियों के लिए रैलियां तैयार हो चुकी हैं, घोषणाएं उनकी तत्काल शुरू होनी है। ये था कि समाजवादी पार्टी का भी घोषणा पत्र आ जाए, स्टार प्रचारक सब रेडी हैं और आगे सारा कुछ चल रहा है। सिर्फ देखने के लिए अगर रैलियों की बात की जाए तो रैली उस स्टाइल में नहीं हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद बराबर जारी है। ठीक है प्रेमनारायण, बिल्कुल बड़े से बड़े नेता जनता के बीच जी, में, बिल्कुल सारे लोग जनता के बीच में हैं जी, बिल्कुल ठीक है, जनता के बीच में ही रहना चाहिए। और नेता के पास कोई काम मनरेगा का तो काम है नहीं कि मिट्टी खोदनी है, ये नौकरी के 8 से 8 घंटे की नौकरी करनी। नेता को तो सुबह नहा धोकर निकल ही जाना चाहिए, 4 पराठे खा के जाओ, 4 बांध के ले जाओ और दिन भर घूमो, जनता के बीच रहो, और कोई काम है क्या? डामर तो डाल नहीं रहे सड़क पर, फिर भी ट्विटर कर रहे हो। अरे निकलो ना 40 डिग्री में भैया, थोड़ा 5 साल मौज लेते हो तो थोड़ा संघर्ष भी करो सब लोग जी। यही एसी में बैठ के ज्ञान दे दोगे सब, ठीक ले रहे 5 साल, ठीक, और पत्रकारों से वार्ता नहीं कर पा रहे, आपका संदेश उनके लिए बहुत सही है। ऋचा सिंह जी, जो बात मनीष सिंह ने कही, मुझे लगता है कि उसकी तस्दीक आपसे भी कर लूं, हालांकि अब आप दूसरी पार्टी में हो, भाजपा में, लेकिन मनीष भाई ने अभी कहा कि हम लोग तो 2 साल 3 साल पहले ही 1,60,000 बूथों पर 20 पर बूथ 20 लड़का यूथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा कर दिए हैं। तो मतलब उस पिक्चर को देख के मुझे लगा कि इतना जमीनी काम हो गया, मतलब कहीं खबर ही नहीं आई। 1,60,000 बूथों पर 20-20 लड़का, मतलब उत्तर प्रदेश हिल जाता अगर वो मार्च करने निकल जाता। नहीं भाई, 1,60,000 यानी 16 लाख 10 पे, अगर मैं सही जोड़ रहा हूं, और 32 लाख 20 पे, 32 लाख लड़का अगर मार्च करने निकल जाता तो पूरी दुनिया नहीं हिल जाती। जी
देखिए, मनीष जी को जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है। समाजवादी पार्टी का संगठन जमीन पर खत्म हो चुका है। अब आप मुझे बोलने दीजिए, अब आप मुझे बोलने दीजिए। अब आप मर्यादा भूल जा रहे हैं मनीष बाबू, आप आपके अब आप मर्यादा भूल जा रहे हैं। सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपको बता रही हूँ, अभी केवल ऋचा की आवाज, यूथ नहीं बचा है, कोई बूथ पर आपका बस्ता लगाने वाला नहीं बचा है। पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर नेता आपकी समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। तो आप किसी मुगालते में मत रहिए। समाजवादी पार्टी का बूथ भी नहीं बचा और यूथ भी नहीं बचा और नेता भी नहीं बचे हैं जमीन पर। अभी मनीष जी कह रहे थे सर कि जनता चुनाव लड़वा रही है। जनता बिल्कुल चुनाव लड़वाती है और जनता ही चुनाव लड़ती है। इसीलिए आपने 2014 का भी परिणाम देखा है, 2017 का भी परिणाम देखा है, 2019 का भी परिणाम देखा है, 2022 का भी परिणाम देखा है और निकाय चुनाव और नगर पालिका चुनावों का परिणाम भी मनीष जी आपने देखा है। क्योंकि जनता ने चुनाव लड़वाया है, जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करती है। रही अभी प्रेम नारायण जी अपनी एक बात कह रहे थे कि हम 80 सीटों पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी निकले हुए हैं। आदरणीय अमिताभ सर, कांग्रेस से एक बहुत बड़ा सवाल है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश को छोड़कर क्यों भाग चुका है। अपनी परंपरागत सीटों पर भी ये नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और चुनाव की रैली ये जनता के बीच में जाकर संवाद करने से डर रहे हैं। ये ट्विटर खेलना चाहते हैं, इसी कमरे से राजनीति करना चाहते हैं। इन्होंने केवल एक रैली की, वो भी शराब घोटालेबाज केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली के रामलीला मैदान में। सारे भ्रष्टाचारी देश के इकट्ठे हुए और केजरीवाल के समर्थन में रैली की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि ये जनता के बीच में जाकर जनता से संवाद कर पाए, क्योंकि इनको मालूम है कि जनता ने इनको 5 दशकों तक जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ अन्याय किया है, जनता उसका हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अपने गढ़ में जाने के लिए तैयार नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऋचा सिंह, अब रुकना होगा। एक अंतिम बात आपके माध्यम से, अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, साझा घोषणा पत्र तक नहीं जारी किया। यही इंडी अलायंस की सच्चाई है। क्योंकि अभी रुकना होगा। देखिए, बड़ी अब ऋचा सिंह कह रही हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ठीक है आ जाना चाहिए, लेकिन ना आए तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं। जब 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। अभी मान लो 33% लिख दिया तो अभी तो कोई नौकरी देने की स्थिति में है नहीं। राहुल गांधी के मन की मौत ने 50 लिख दिया। कोई और आ जाए, मान लीजिए शरद पवार की पार्टी मान लो अपने कागज में लिख दे हम 75% देंगे, तो कौन रोक रहा है? मन की मौज है। और कॉमन मिनिमम अगर बनना होगा, जब वैसी स्थिति आएगी तब ना कागज खराब करें। अभी से कामों खां ड्राफ्ट करो, 10 घंटे लगाओ, 20 पढ़े लिखे अंग्रेजी हिंदी जानने वाले लोगों को हायर करो, उनको पैसा देना पड़ता है, तब प्रिंट आउट निकलेगा, फिर उसकी किताबियां छपाओ, काहे को छपाओ। जब होगा तो 4 जून की शाम को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे 5 लड़के बैठा देंगे तो रात तक बना देंगे वो। अरे मिनिमम ही तो बनना है, बन जाएगा, वो समस्या नहीं, वहां कुछ बहुत ठीक है। लेकिन एक बात मैं कहूं कि केवल समाजवादी पार्टी का ही प्रश्न नहीं, लेकिन पार्टियां और उनकी लीडरशिप, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, कैसे इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, ये देखना चाहिए हमको। इसीलिए परिणाम नहीं आता। मैं नेता नहीं हूं, मैं तो चुनाव लड़ा नहीं कभी। एक कांग्रेस के बड़े नेता थे, राष्ट्रीय महासचिव प्रेम नारायण जी, वो एक नेशनल चैनल पर हमारे साथ डिबेट में टकरा गए। मैंने कुछ बोला, उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी आप ने तो चुनाव नहीं लड़ा ना। मैंने कहा शादी नहीं की लेकिन बारातें तो बहुत की। क्या हमने जन कितने नेता चुनाव लड़ते हारते जीतते देखे क्या? मैंने आपने कितने चुनाव लड़े? बोले 3 है। मैंने 6 लोकसभा चुनाव कवर कर लिए, आपसे ज्यादा तजुर्बा है मेरे पास। फिर इल्यूजन बहुत है, भ्रम। अब जैसे मनीष ने एक बात कही, मैं उसके खंडन मंडन में मैं नहीं पढ़ता, क्यों पढ़ूं? ठीक है, उनके मन की मौज। 1,60,000 बूथ, हर बूथ पर 20 यूथ, यानी 32 लाख लड़का हो गया। अगर 32 लाख लड़का आपके पास होता तो उत्तर प्रदेश हिल रहा होता।
हिल रहा होता। अब किसी ने टाइप कंप्यूटर पर एक एक्सेल बना के ठेल दिया अखिलेश जी के पास, बोले भैया, बोले हाँ, बोले 32 लाख, बोले डन, ओके। नहीं, 2022 के बाद 32 लाख बनाए, 2022 के बाद भी तो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए नहीं। इसी भ्रम में, युद्ध में नुकसान उठा जाते हैं आप लोग। कोई सीमा तो देखो यार, कहां कैसे होगा, कहां वोट है, कितना वोट पिछली बार पड़ा। और पार्टियों का 5 साल का काम काज कैसा रहा प्रेम नारायण भाई, ये उस दिन पता लगता है जिस दिन बूथ पर बस्ता लगता है। क्या हम पत्रकार के नाते भी जाते थे, अब तो खैर उतना नहीं निकलते बाहर, पहले तो कवर करते थे, जाते थे, और अपना वोट डालने भी जाते हैं। क्या तो बूथ में जो मेजें लगी हैं वही थर्मामीटर का काम करती हैं। क्या वहीं से पता लग जाता कौन कहां खड़ा है। एक और बात इस दौरान आई, 80 सीटें, 80 सीटें, 80 सीटें, हाँ 80 ही सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन राघवेंद्र जी की पार्टी भी कह रही कि 80 सीटों पर हम मजबूती के साथ प्रभाव डाल रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही, सपा भी कह रही, भाजपा तो कह ही रही। मेरा मानना है कि ज्यादा व्यवहारिक वो हो कि कांग्रेस अगर अपनी 17 सीटें भी ठीक से लड़ ले तो भी अखिलेश यादव की बड़ी मदद हो जाएगी। नहीं, और अखिलेश यादव अपनी 63 लड़ लें, अपनी अपनी जीत के आओ तो आम तो सब टोकरी में रखे जाएंगे ना। एक बात कांग्रेस ने कही कि अविनाश पांडे जी पूरे उत्तर प्रदेश में निकल पड़े हैं। अविनाश पांडे जी का सम्मान, मैं व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन क्या कोई मान सकता है, मान लो भांग भी पी ले 2 4 5 लोटा भी, तब भी कोई ये मानेगा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का विकल्प अविनाश पांडे है? एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, मैनपुरी में, कुशीनगर में, अंबेडकर नगर में, पटरौना में, झांसी में, कौन जान रहा अविनाश पांडे को? कौन पहचान रहा? वो राष्ट्रीय महामंत्री ठीक है, लेकिन आप बताइए ना, उनको छिबरा मऊ में ले जाके बस स्टैंड पर खड़ा कर दो, प्रेम नारायण जी, पहचान लेंगे लोग? नहीं ना। मेरा तो नपना बिल्कुल विचित्र है। उनको छिबरा मऊ में, खिमसेपुर में, बकेवर में बस अड्डा ले जा खड़ा कर दो और 100 लोगों से पूछो भैया ये कौन है, मैं मान लूंगा। इसलिए नेता नेता होता है भाई। आपने कहा मोदी स्टाइल की रैली नहीं, हम लोग जमीन पे उतर गए आदरणीय अविनाश जी के नेतृत्व, अच्छी बात है, लेकिन नेता तो नेता ही होता है ना मित्र। मुलायम सिंह जी ने हमसे एक बार कहा, यही कह के बात समाप्त कर दूंगा, मनीष बाबू आप भी और ऋचा आप भी, मुलायम सिंह जी ने एक बार हमसे कहा कि अग्निहोत्री जी नेता मालूम कौन होता है? प्रेम भाई आप भी सुनो। मैंने कहा बताओ, आप बताओ। बोले जिसके फोटो से आदमी सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, जिसके पोस्टर से, तब पोस्टर लगते थे चुनाव में, अब तो पोस्टर बंद हो गए, तब लगते थे। क्या वो नेता? क्या अविनाश पांडे उस कसौटी पर खड़े उतरते हैं? नहीं ना। क्या समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उस कसौटी पर खड़े उतरते हैं? नहीं ना। भाजपा में भी ऐसे तमाम लोग हैं जो पदों पर बड़े हैं, लेकिन उनका फोटो लगाने से तो चुनाव नहीं जीत सकते आप, चुंगी कभी नहीं जीत सकते। सच्चाई है कि नहीं? इसलिए योगी योगी है, मोदी मोदी है। गलत तो नहीं कह रहा ऋचा जी? सबका सम्मान, जैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे सबका सम्मान, भरपूर सम्मान, और नवरात्रों में डबल सम्मान। उसके बाद भी मैं बहुत व्यवहारिक आदमी हूं, मैं यूं कहूंगा मोदी और योगी का विकल्प नहीं। क्या आपके पास क्या विजिटिंग कार्ड है? आपको मुबारक। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह, बाकी नहीं, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह। कांग्रेस में राहुल, प्रियंका और सोनिया जी। आपको यह कहे कि खड़गे जी निकल पड़े हैं देश में,
बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान है। लेकिन खड़गे जी तो वो करिश्मा पैदा नहीं कर सकते ना भीड़ के बीच में। वो तो अभी कह रहे थे कि भाई हमको धक्का मारते हो तुम लोग मंच पर ले जाके, कहीं इधर धक्काते हो कहीं उधर धक्काते हो। उनका सम्मान है, लेकिन वो प्रियंका गांधी का विकल्प नहीं हो सकते ना। यही बात मैं कह देता हूं तो लोग कहते हैं ऐसी बात बोल रहे हो, बताओ। अविनाश पांडे जी का भी सम्मान हो सकता है, वो आपकी पार्टी के लिए बहुत उपयोगी हो मित्र, लेकिन वो जनता के नेता नहीं है ना। और चुनाव में तो जनता के नेता को, जनता के अपने नेता के लिए कहती कि भाई आप 5 साल भर आप हवा में उड़ते हो, अब तो जमीन पे आओ, हमको नमस्ते करो। वो नमस्ते करने नहीं निकले राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में। मैंने ये सवाल किया था सिर्फ। अविनाश पांडे की नमस्ते राहुल की नमस्ते के इक्विवेलेंट नहीं हो सकती। कांग्रेस जीते चाहे हारे, लेकिन नमस्ते करने राहुल गांधी को जाना पड़ेगा। लड़की बारात में लड़के के बाप को माला उधर से जो पहनाएगा वो उनके बराबर की हायरार्की का आदमी पहनाता है ना लड़की वालों की तरफ का। मनीष भाई गलत तो नहीं कहा? ऐसा तो है नहीं कि समधी अपने साले से दूल्हे के बाप को माला पहनवा दे। ऐसा होगा तो मार नहीं हो जाएगी गाजीपुर में, बलिया में, बताओ प्रेम नारायण भाई। तो मोदी और योगी के विकल्प में उस आप अपना जो आपके पास जो सर्वोत्तम है उसको तो उतारो। यही तो मैं कह रहा हूं। खैर मुझे बताया गया कि 12 तारीख ईद के बाद से अखिलेश यादव निकल रहे हैं प्रचार में। अब उन्होंने ये क्यों सपा ने चुना कि ईद के बाद निकलेंगे, ये सपा जाने, लेकिन ऐसा बताया गया है कि ईद हो जाने दीजिए 11 को, 12 से निकलेंगे। मैं तो कहता हूं सब जाओ, जनता के बीच जाइए। जब बोलते हो कि जनता मालिक है तो मालिक के पास क्यों जाते, क्यों नहीं? आप ये चाहते कि मालिक चल के आपके पास आए? नहीं, अपना मुकदमा लेके जनता की अदालत में तो आपको ही जाना पड़ेगा। धन्यवाद।